सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम बीए 4th सेमेस्टर से आपकी पुस्तक कथाक्रम की पहली कहानी ईदगाह के तत्वों की समीक्षा करेंगे। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की एक सुप्रसिद्ध कहानी है जिसमें इन्होंने बाल मनोविज्ञान का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। ईदगाह कहानी के तत्व। ईदगाह कहानी को भी हम अन्य कहानियों के अनुसार ही इसके प्रमुख तत्वों को 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग आपका आता है कथानक। कथानक। दूसरा नंबर पे आपके आता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरे नंबर पर हम देश काल व वातावरण को ले सकते हैं। चतुर्थ नंबर पर हम संवाद। पाँचवें नंबर पर भाषा शैली व छठे नंबर पर हम उद्देश्य का वर्णन करते हैं। अब सबसे प्रथम आपका आता है कथानक। कथानक किसी भी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कथानक में हम इसे किसी भी कहानी का सर्वप्रमुख भाग कहा जाता है और यह आवश्यक है कि कथानक संक्षिप्त एवं सुगठित हो। प्रस्तुत कहानी में भी हमने देखा कि कहानी का प्रारंभ ईद के त्यौहार से होता है, जबकि गांव के सभी मुस्लिम घरों में ईद की तैयारियां हो रही होती हैं। बच्चे ईदगाह पर जाने के लिए सबसे अधिक उत्साहित दिखाई दे रहे थे। वे सुबह ही नए वस्त्र व अपनी अपनी टोपियां पहनकर और मेले में खर्च करने के लिए माता पिता से पैसे लेकर तैयार हो गए थे। इन बच्चों में हामिद नाम का भी एक छोटा लड़का था जिसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वह अपनी गरीब दादी के पास रहता था। उसके पास खर्च करने के लिए भी केवल 3 पैसे थे। दादी उसे अकेला मेले में भी नहीं भेजना चाहती थी, परंतु वह करती भी क्या, उसके साथ जाने के लिए कोई घर पर भी तो न था, क्योंकि अगर वह उसके साथ चली जाती तो पीछे से सवैया बनाने का प्रबंध कौन करता। इसलिए हामिद दूसरे बच्चों के साथ ईदगाह पर मेला देखने जाता है। नमाज अदा करने के पश्चात सभी बच्चे खिलौनों की दुकानों से खिलौने खरीदते हैं तथा मिठाइयों की दुकानों से मिठाइयाँ लेते हैं, किंतु हामिद ऐसा नहीं करता। वह लोहे के सामान वाली एक दुकान से एक चिमटा खरीदता है ताकि रोटी सेकते समय उसके दादी की उंगलियां आग में ना जलें। सभी बच्चे घर लौटते समय मार्ग में अपने अपने खिलौनों की प्रशंसा करते हैं। हामिद अपने चिमटे की प्रशंसा करता हुए उसे रुस्तमे हिंद का नाम दे देता है। गांव में पहुंचने पर बच्चों और उनके खिलौनों का स्वागत होता है। दादी को जब यह पता चलता है कि उसका पोता हामिद चिमटा खरीद कर लाया है और उसने मेले में भी कुछ नहीं खाया, तो पहले दादी को उस पर बहुत क्रोध आता है, किंतु जब वह बताता है कि उसने चिमटा क्यों खरीदा, यह सुनकर दादी अमीना का सारा क्रोध स्नेह में बदल जाता है। वह उसकी समझदारी पर गर्व करती है। कहानी का मूल कथानक इतना ही है। कहानीकार ने बीच बीच में नगर व नगरवासियों के जीवन का उल्लेख भी किया है। नमाज की अदा करने की विधि व्यवस्था पर लेखक का मन खूब रमता दिखाई देता है और वह उसकी अत्यंत प्रशंसा भी करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि ईदगाह कहानी का जो कथानक है वह बहुत संक्षिप्त और सुगठित है। ईद के त्यौहार पर जाने की तैयारियों से लेकर उनका वापस गांव में आने पर कहानी का अंत होता है और इस बीच कई किस्से जन्म लेते हैं। मेले में बच्चों द्वारा मिठाइयाँ व खिलौने खरीदना, पुनः गांव में लौटना, बच्चों द्वारा अपने अपने खिलौनों की तारीफ करना, दादी अमीना द्वारा चिमटा प्राप्त करके गदगद हो जाना। इस घटना को हम इस कहानी का चरम बिंदु कह सकते हैं। कहानी का कथानक मौलिकता, गंभीरता, जिज्ञासा, संभावना, सरसता आदि संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण है। अतः हम कह सकते हैं कि ईदगाह कहानी का कथानक अपने आप में संपूर्ण है। वह कथानक की संपूर्ण विशेषताओं को अपने साथ समेटे हुए है। दूसरे नंबर पर आपका आता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण भी किसी भी कहानी के प्रमुख मुख्य तत्व होते हैं।
पात्रों का कहानी में विशेष महत्व होता है। पात्रों के संघर्ष से ही घटनाओं का जन्म होता है तथा कहानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। परंतु कहानी में कहानीकार ने हामिद नामक बालक के चरित्र को उभारने का सफल प्रयास किया है। बाकी पात्रों के चरित्र उसके चरित्र के विकास में सहायक बनकर आए हैं। बालक हामिद अनाथ है, किंतु उसकी दादी ने उसे बताया हुआ है कि उसके अब्बा जान बाहर से रुपयों की थैली कमा कर लाएंगे और उसकी अम्मी जान उसके लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं लेने गई हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार बालक हामिद दादी की इन बातों को सत्य मानकर अपनी आशा और उम्मीद को पंख लगाकर उड़ाता रहता है। वह बच्चों को भी बताता है कि जब उसके अब्बा व अम्मी आएंगे तो वह अपने मित्रों को बहुत सारी चीज़ें देगा और बता देगा कि दोस्ती में कभी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाया जाता। 4-5 वर्ष का हामिद दादी के लिए चिमटा लाकर अपने गंभीर विवेक का भी परिचय देता है। दादी का मन भी उस पर अपना वात्सल्य लुटाए बिना नहीं रहता। इस प्रकार संपूर्ण कहानी में हामिद के चरित्र का विकास दिखाया गया है। कहानी में जो दूसरा अन्य महत्वपूर्ण पात्र हमारे सामने उभर कर आता है वह है दादी अमीना का। वह अपने बेटे और बहू की अकस्मात मृत्यु होने से बहुत दुखी है। उसके जीवन में निराशा का अंधकार छाया हुआ है। वह अपनी गरीबी से जूझती है। वह लोगों के कपड़े सिलने व अन्य छोटे मोटे काम करके अपना व अपने पोते हामिद का गुजारा करती है। उसके जीवन का एकमात्र सहारा हामिद ही तो है। अब वह उसके लिए ही जीवित है। जब उसे पता चलता है कि हामिद मेले से उसके लिए चिमटा लाया है ताकि रोटी पकाते समय तवे पर उसकी उंगलियां ना जले, तो उसका मन गदगद हो उठता है। उसे कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है मानो उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। अतः स्पष्ट है कि लेखक ने पात्रों के चरित्र चित्रण में विभिन्न घटनाओं की योजना की है। पात्रों के काम करने से, आपसी संवादों की सहायता से व वर्णनात्मक शैली का सफल प्रयोग करके पात्रों के चरित्रों को उभारा गया है। सभी पात्रों का चरित्र चित्रण अत्यंत स्वाभाविक व सहज बन पड़ा है। दादी का चरित्र पाठक के हृदय को छुए बिना नहीं रहता। तीसरे नंबर पर हम किसी भी कहानी के देशकाल व वातावरण को लेते हैं। देशकाल व वातावरण निर्माण की दृष्टि से प्रेमचंद का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने अपनी कहानियों में तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रांकन करने हेतु सफल वातावरण का निर्माण किया। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने ईद के त्यौहार के अवसर पर उभरे वातावरण का सजीव चित्रण किया है, जिससे कथानक में मौलिकता एवं विश्वसनीयता जैसे तत्वों का समावेश हुआ है। देशकाल व वातावरण के लिए लेखक ने गांव एवं नगर दोनों का वर्णन किया है, क्योंकि गांव के लोग ईदगाह में जाकर नमाज अदा करते हैं और ईदगाह नगर में स्थित है। इसके अतिरिक्त गांव के बच्चों के परस्पर बातचीत, ईदगाह जाने की तैयारियां, मार्ग में आने वाले बाग बगीचे, स्कूल, कॉलेज व नगर के क्लबों का सजीव चित्रण किया गया है। ईदगाह में नमाज पढ़ने का दृश्य अत्यंत सुंदर है, जो कि पाठकों के मन को सहज ही भाता है। अतः स्पष्ट कहा जा सकता है कि लेखक ने प्रस्तुत कहानी में देशकाल और वातावरण का सजीव और सफल चित्रण किया है, जिससे कहानी में मौलिकता का समावेश हुआ है। इसके बाद हम एक अन्य तत्व उठाएंगे, संवाद। संवाद किसी भी कहानी का एक मुख्य तत्व माना जाता है। संवाद कहानी की मांग के अनुकूल लेखक कहानी में संवाद योजना करता है। संवाद के बिना कहानी वर्णनात्मक शैली में भी कही जा सकती है, किंतु संवादों के अभाव में कहानी में नाटकीयता तत्व का अभाव खटकता रहता है। प्रस्तुत कहानी में संवाद योजना बच्चों के प्रसंग में ही की गई है। संवादों के माध्यम से कहानीकार ने जहाँ कथानक को गति प्रदान की है, वहीं पात्रों के चरित्र के रहस्य को भी उजागर किया है। प्रस्तुत कहानी में संवाद योजना द्वारा तत्कालीन समाज में व्यापक बुराइयों को भी दर्शाया गया है। इस दृष्टि से पुलिस लाइन में दिखाया गया एक संवाद अत्यंत रोचक है। कहानीकार ने इस कहानी में छोटे व बड़े दोनों संवादों का प्रयोग किया है। संवादों में सरल व भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। उनके संवाद सरल, चुस्त, रोचक एवं सरस है। एक उदाहरण देखिए, जहाँ बच्चों की सजीवता
और बच्चों का मनोवैज्ञानिक दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रखो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। प्रस्तुत संवाद के उदाहरण में लेखक ने बच्चे के मन की मासूमियत, बच्चों की आपसी हठी ठिठोली और उनका आपस में जो वाद संवाद चलता है उसको बहुत सुंदर संवाद योजना के माध्यम से पाठक के सामने रखा है, जो पात्रों के चरित्र के रहस्य तो खोलता ही है, साथ ही कथानक को रोचक एवं मनोरंजन भी बनाता है। इसके बाद आपकी कहानी तत्वों में आता है भाषा शैली। भाषा शैली किसी भी कहानी का, किसी भी रचना का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। प्रेमचंद की कहानियों की भाषा सर्वत्र सरलता के गुणों से परिपूर्ण रहती है। उनकी भाषा शैली में स्वाभाविकता एवं व्यवहारिकता भी बराबर बनी रहती है। प्रस्तुत कहानी की भाषा में आवश्यकतानुसार उर्दू, फारसी व अंग्रेज़ी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। उर्दू के शब्द जैसे रमज़ान, रोज़े, अजीब, रौनक, अब्बाजान, बदहवास, खबर, सूरत, अरमान, ईमान, बिसात, खैरियत, तकदीर, सलामत, इंतज़ार, अदालत आदि अनेक ऐसे स्थलों पर अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग करते हुए भी दिखाई देते हैं, यथा जैसे कॉन्स्टेबल, कॉलेज, बैट, क्लब, रिटर्न आदि। तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी लेखक ने बहुत सुंदरता से किया, यथा शीतल, प्रयोजन, अनगणित, आशा, विपरीत, विध्वंस, सामग्री, प्रतिवाद, वस्त्र, अनंत, दृश्य, श्रद्धा, गर्व, क्रियाएं, भ्रातृत्व आदि अनेक शब्दों का संयोजन लेखक ने अपनी रचना में किया है। प्रस्तुत कहानी की प्रयुक्त भाषा को सुगठित रूप देने हेतु कहानीकार ने मुहावरे और लोकोक्तियों का भी सफल प्रयोग किया है, जैसे पैरों में पर लगना, रंग जमाना, दिल बैठ जाना, राई का पर्वत बनाना, बाल बांका ना होना, उल्लू बनाना, मन गदगद होना। इन सब मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से कहानी अत्यंत रोचक व सहज बन पड़ी है। लेखक ने भावों को अनुकूल बनाने के लिए वैसी ही भाषा का प्रयोग किया है जैसा कि कहानी में दृश्य दिखाया गया है। इसके पश्चात आपका अगला और अंतिम तत्व आता है उद्देश्य। बिना उद्देश्य के किसी भी रचना का रचित होना संभव ही नहीं है। अतः उद्देश्य किसी भी कहानी का, किसी भी रचना का महत्वपूर्ण तत्व है। प्रेमचंद की इस कहानी का उद्देश्य ईद के त्यौहार के महत्व तथा हामिद जैसे बालक के चरित्र को उजागर करना ही है। कहानी में मुस्लिम समाज में व्याप्त गरीबी को दिखाना तथा चौधरी कायम अली जैसे गरीबों का शोषण करने वाले लोगों का भंडा फोड़ना उनका उद्देश्य लगता है। इसी के साथ बालक हामिद के चरित्र और उसके परिवार की करुणाजनक कहानी पर प्रकाश डालना भी कहानी का लक्ष्य प्रतीत होता है। अमीना दादी की निराशा में मानसिकता को उजागर करने में भी लेखक ने पूर्ण सफलता प्राप्त की है। कहानी में गांव तथा नगर के लोगों का जीवन का तुलनात्मक वर्णन कर लेखक का एक अन्य उद्देश्य सामने आता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, अब बस्ती घनी होने लगी थी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी थी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चल रहा था। बच्चों के लिए सभी चीज़ें अनोखी थी। प्रस्तुत इस उदाहरण के अंदर लेखक ने अमीर वर्ग व गरीब, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जो विपन्नता और संपन्नता का अंतर है उसे कितने सुंदर शब्दों में सहज ही प्रकट कर दिया है। अतः कहा जा सकता है कि लेखक इस कहानी में अपने उद्देश्य को प्रकट करने में पूर्णतः सफल हुए हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने कहानी के तत्वों के आधार पर एक सफल कहानी का निर्माण किया है और कहानी संपूर्ण
तत्वों पर पूर्णतः खरी उतरती है। आशा है आप कहानी के तत्वों को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद।